तो ठीक है गाइस। तो आज के इस फर्स्ट लेसन में हम समझेंगे पूरा यूजर इंटरफेस बेसिक ऑफ 3ds मैक्स कि 3ds मैक्स का यूजर इंटरफेस कैसा होता है, कौन कौन से टूल्स होते हैं एंड जो पर्टिकल रिबल्स होते हैं उनको हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आज के इसमें। पूरा बेसिक होगा जिसमें हम पूरा बेसिक ऑफ मैक्स समझेंगे। मैक्स के टूल्स को कैसे एक्सेस करना है, व्यू पोर्ट्स में कैसे मूव करना है एंड सम इम्पोर्टेंट हॉट कीज जो हमारी शॉर्टकट कीज होंगी पूरे मैक्स के व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, सारे कंट्रोल की वो आज हम ये पूरे डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमें अभी दिखाई दे रहा है हमारे स्क्रीन पे, ये हमारे 3ds मैक्स का यूजर इंटरफेस रहेगा। अब इसके अंदर कौन से रिबन्स को हम क्या समझते हैं उनको पूरा एक हम अलग से डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट रिबन आता है हमारा होता है पूरा मेन्यू बार, जहाँ पे हमें पूरे मैक्स के ऑप्शंस मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के। इसमें कोई चीज़ों को इंपोर्ट करना, एडिट करना, टूल्स, एनिमेशन रिलेटेड एंड जितने भी मॉडिफायर जो हमें कमांड पैनल से मिलेंगे वो हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारी व्यू पोर्ट्स को कस्टमाइज करना हो गया, रेंडर से रिलेटेड सारे ऑप्शन, सारे टूल्स हमें इस मेन्यू बार से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी होता है सारे टूल्स को एक्सेस करने का रिबन। देन उसके बाद जो मैक्स के अंदर होता है एक और रिबन हमें उसके जस्ट नीचे देखने मिलता है जो कि हमारा होता है पूरा टूल बार। ये स्टार्टिंग में टूल बार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आपके व्यू पोर्ट्स में, क्योंकि इसमें मैंने एडिशनल कुछ और इसमें प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं, तो वो सारे टूल्स हमें भी यहाँ पे देखने मिलेंगे। सो इस टूल बार को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी जो कॉमन एंड जो हमारे इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं वो टूल बार्स हमें फर्स्ट रिबन वाले देखने मिलेंगे। ये सारे टूल बार्स हमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मिलते हैं जब हम मैक्स को इंस्टॉल करते हैं। और बाकी जो एडिशनल टूल्स बार्स हैं ये सब मैंने अपने प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किए, वो सारी चीज़ें जो कि हम धीरे धीरे समझते चलेंगे जैसे हम आगे वाले सेशंस में मूव करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नीचे यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग डिफरेंट रिपोर्ट्स देखने मिल रहे होंगे। उसके ऊपर हमारे पास ये एक रिबन देखने मिलता है। ये होता है हमारा एडिटिंग से रिलेटेड, जिसे कि हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस रिबन के थ्रू। यहाँ से उसे हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा पूरा रिलेट करता है एडिटेबल मॉडलिंग से, जो हम एडवांस पार्ट होता है जो उस पर हमारा पूरा मैक्स बेस करता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से एक्सेस वगैरह करेंगे जब हम एडिटेबल पॉली में जाएंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें हमारे मैक्स के व्यू पोर्ट की, तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग व्यू पोर्ट्स हमें देखने मिलते हैं। ये पूरा यहाँ पे हमारा ये मैक्स का व्यू पोर्ट हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट व्यू पोर्ट्स होंगे। अब इन चारों व्यू पोर्ट्स में फंक्शन सब कुछ अलग होगा, लेकिन चारों व्यू पोर्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अगर मैं बात करूँ एक एक पर्टिकुलर व्यू पोर्ट की, तो ये हमारा जो फर्स्ट व्यू पोर्ट होता है ये होता है हमारा टॉप व्यू पोर्ट। एंड देन उसके बाद जो हमें 2 डिफरेंट व्यू पोर्ट देखने मिलेंगे ये होते हैं हमारे फ्रंट, एंड ये हमारा एक होता है लेफ्ट, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं उनके ओरिएंटेशंस को। अगर इन तीनों व्यू पोर्ट की बात करूँ मैं, तो ये तीनों व्यू पोर्ट हमारे 2D वर्क के लिए होते हैं, जिसमें हम पूरा 2D से रिलेटेड वर्क करेंगे। जैसे एक हमारा ऑटोकैड का स्क्रीन होता है, ऑटोकैड में हमारा जो व्यू पोर्ट आता है सेम वैसा ही ये व्यू पोर्ट रहता है। अगर मैं पर्टिकुलर ऑटोकैड व्यू पोर्ट की बात करूँ तो हमारा टॉप व्यू पोर्ट होता है, वो पूरा इस टाइप से फंक्शन करता है, उस टाइप से वर्क करता है जैसे हमारा ऑटोकैड का व्यू पोर्ट होता है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे सिमिलर होगी, लेकिन डिफरेंस उसमें इतना रहेगा कि वहाँ पे हम ऑटोकैड के कमांड एक भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सारे हमारे मैक्स के कमांड वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। अब जो टॉप व्यू पोर्ट होता है उसका बेसिक यूज क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। सो जो हमारा टॉप व्यू पोर्ट होता है उसे हम एज ए 2D व्यू पोर्ट यूज करेंगे, लेकिन जो उसका मेन फंक्शन जो होता है टॉप व्यू पोर्ट को यूज करने का, वो होता है हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। हमें कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर एक्सिस पे या पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे हमें प्लेस करना होगा। तो अगर सबसे इजी कोई होता है यूज करने के लिए व्यू पोर्ट, तो टॉप व्यू पोर्ट होता है। वहाँ पे हमें पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम बस मूव कर सकते हैं 2 ही एक्सिस में, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में। इसमें हम हाइट से रिलेटेड कोई वर्क नहीं कर सकते, ओनली हमारा प्लेसमेंट हो सकता है 2 ही डायमेंशन में। लेकिन जब बात आती है हाइट वगैरह से रिलेटेड, तो हाइट के लिए हम ये 2 व्यू पोर्ट्स को यूज करेंगे, फ्रंट और लेफ्ट व्यू पोर्ट, जिसे हम राइट बैक कुछ भी हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। तो ये दोनों व्यू पोर्ट भी हमारे 2D व्यू पोर्ट होते हैं, लेकिन इनका जो मेन यूज होता है वो होता है हमारा हाइट और एलिवेशन से रिलेटेड। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट को कितने हाइट पे प्लेस करना है या उसका कितना हाइट मुझे देना है, वो सारी चीजें एलिवेशन और हाइट से रिलेटेड वर्क हम फ्रंट और लेफ्ट व्यू पोर्ट में करेंगे।
और उसके बाद जो हमारा मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा यूजफुल जो व्यू पोर्ट हमारे लिए होता है, जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारे पूरे 3ds मैक्स में वर्क करते टाइम, वो हमारा होता है पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट। ये सारे व्यू पोर्ट तो हमारे 2D व्यू पोर्ट होते हैं जिसमें हम 2D चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट होता है वो होता है हमारा 3D व्यू पोर्ट, जिसमें हम पूरा 3D वाला हम उसमें 3 अलग अलग डायमेंशंस देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे मैं कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे हम एक सिंपल सा बॉक्स बनाते हैं, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट किसी भी एक व्यू पोर्ट में बनाऊंगा वो मेरे सारे व्यू पोर्ट में बनेगा। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बस मेरे दो ही डायमेंशन है, लेंथ एंड विथ, जो कि मुझे टॉप व्यू पोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ टॉप व्यू पोर्ट में भी बन रही है। जैसा कि मैंने बोला टॉप में हम सिर्फ लेंथ और विथ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बॉक्स की कोई हाइट नहीं अभी है, फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे हमें इसकी हाइट नहीं देखने मिल रही फ्रंट और लेफ्ट में। लेकिन जब मैं बॉक्स को कुछ हाइट दूंगा तो अब हाइट वाला जो फंक्शन होगा वो मुझे लेफ्ट एंड हमारे फ्रंट व्यू पोर्ट में देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टॉप व्यू पोर्ट में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो ओनली वहाँ पे क्या दिखाएगा, लेंथ और विथ, हाइट नहीं दिखाएगा। लेकिन जब मैं पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट की बात करता हूँ तो उसे मैं 3 अलग अलग एंगल या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकता हूँ। तो हमारा प्रॉपर 3D वर्क के लिए होता है पर्सपेक्टिव। बाकी टॉप हमारा होगा प्लेसमेंट वगैरह के लिए, जहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस वगैरह कर सकता हूँ प्रॉपर। और जो मेरा फ्रंट एंड जो लेफ्ट होगा उसमें मैं हाइट से रिलेटेड वर्क कर सकता हूँ। तो ये हमारे सारे रिपोर्ट्स होंगे जिन्हें हम एक्सेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे धीरे धीरे, इनके शॉर्टकट कीज वगैरह सब कुछ। अब हम पूरे व्यू पोर्ट को समझ लेते हैं, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इस वाले व्यू पोर्ट की, जो कि हमारा सबसे काम का व्यू पोर्ट ये वाला टैब रहेगा। ये होता है हमारा कमांड पैनल। कमांड पैनल से हमारे पूरे जितने भी टूल्स होंगे यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितने भी हमारे रिक्वायर्ड टूल्स होंगे, चाहे हमें कोई 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, लाइटिंग करनी हो, प्लेसमेंट करना हो कैमरास का, या अगर हमें हेल्पर्स यूज करने हैं, सारे मॉडिफिकेशंस यहाँ से हमारे होंगे। इसके अंदर ऊपर ये अलग अलग रिबन्स आएंगे जिन्हें भी हम समझेंगे डिटेल में आने वाले सेशंस के अंदर। अब उसके बाद अगर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें, स्लाइडर जो आपको देखने मिल रहा होगा, ये स्लाइडर होता है हमारा एनिमेशन से रिलेटेड। यहाँ पे इन फ्रेम्स को हम, यहाँ पे जितने भी नंबर है वो सारे नंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना भी मुझे एनिमेशन का लेंथ रिक्वायर्ड होगा उस लेंथ को हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ये छोटा सा जो रिबन यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, ये हमारा व्यू पोर्ट कंट्रोल होता है, जहाँ से हमारे इन व्यू पोर्ट के यहाँ पे हम जो ये अरेंजमेंट दिख रहा है, इन अरेंजमेंट को यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो हमें देखने मिलेगी इसके बाद, वो थे हमारे एक्सिस कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हमें एक्सिस कंट्रोल के यहाँ पे अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये उसका यहाँ पे उसके एक्सिस की पोजीशन बताएगा। जैसे अभी करंटली इस बॉक्स की पोजीशन यहाँ पे मुझे देखने मिल रही है, एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या उसकी पोजीशन है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो उस डिपेंड करती है हमारे पिवट पे, जो कि हमारा गिज्मो होता है। अगर गिज्मो की बात करें, गिज्मो क्या होता है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एक्सिस कांस्टेंट देखने मिलता है। इस एक्सिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, गिज्मो। और यही गिज्मो क्या होता है, इस गिज्मो की पोजीशन से मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चलती है इन एक्सिस कोऑर्डिनेट से। उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे ग्रिड के बारे में पता चलेगा, तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट सेटअप होगी वो यूनिट मुझे यहाँ से पता चलती है। ये हमारे एनिमेशन को कंट्रोल करने के टूल्स होंगे। ये सारे टूल्स हमारे एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए आएंगे, जिन्हें हम हमारे एडवांस सेशन में समझेंगे जब हम एनिमेशन से रिलेटेड वाला पार्ट करेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे स्मॉल जो आइकॉन्स यहाँ पे लास्ट में हमें देखने मिल रहे होंगे सारे आइकॉन्स, ये हमारे होते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोल्स, जहाँ से हमारे व्यू पोर्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे व्यू पोर्ट को स्विच करना हो गया, किसी पर्टिकुलर व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करना हो गया, जूम करना हो गया, ऑर्बिट करना हो गया, पैन करना हो गया, या फील्ड ऑफ व्यू चेंज करना हो गया। ये सारे टूल्स को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा व्यू पोर्ट होता है हमारे मैक्स का। इतने सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे होती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें इतने सारे टूल्स से थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन जब हम धीरे धीरे मैक्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, मैक्स पे हम पूरा वर्क करने लग जाएंगे, तो इससे ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर आपको कोई नहीं लगेगा। मैक्स में हम इतनी कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग इतनी आसानी से कर पाएंगे जब हम पूरा मैक्स को अच्छे से समझ लेंगे, इसके मॉडिफायर्स, टूल, ये सारी चीज़ें। स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब आप मैक्स से यूजर फ्रेंडली हो जाओगे तो मैक्स से ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर आपको कोई नहीं लगेगा। तो ये बात होगी यहाँ पे हमारे पूरे व्यू पोर्ट्स के टूल्स के सारी चीज़ों की, जिनको अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे हमारे आने वाले सेशंस के अंदर। अब बात करते हैं इन व्यू पोर्ट्स पे हम काम कैसे कर सकते हैं, कीजिए हम क्या क्या करेंगे इन व्यू पोर्ट्स पे। जैसे अब मेरे पास एक 4 अलग अलग व्यू पोर्ट है, और मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन बोलो या आपके लैपटॉप का स्क्रीन बोलो, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है।
जहाँ पे ये 4 व्यू पोर्ट्स मिलके उसको और ज़्यादा छोटा कर देंगे। तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं किस व्यू पोर्ट पे कैसे काम कर रहा हूँ। जब मुझे बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग यहाँ पे बनाना हो गया हो या कोई इंटीरियर सीन क्रिएट करना हो गया, तो क्या हम इन चारों व्यू पोर्ट पे ही काम करते रहेंगे? ऐसा करूंगा मैं तो मैं इतने छोटे से स्क्रीन में कुछ चीज़ नहीं देख सकता हूँ प्रॉपर। कितने से स्क्रीन में कैसे काम करूंगा मैं? तो चीज़ें डिफिकल्ट होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये चारों व्यू पोर्ट पे ही लॉक रहते हैं। हम किसी भी एक पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में जंप कर सकते हैं, उसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसे हम एक्टिवेट वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे ओनली पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में ही काम करना है, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर सकता हूँ, लार्ज कर सकता हूँ। अब इसको लार्ज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड्स होती हैं। हम सारी मेथड को समझेंगे एक एक करके। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ हमारे व्यू पोर्ट के टूल का यूज करके, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक टूल मिलता है, सबसे आखिर में एक टूल होता है हमारे पास व्यू पोर्ट टूल बार के अंदर। इस टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि जिस भी व्यू पोर्ट को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने वाले होंगे, वो व्यू पोर्ट हमारा एक्टिवेट होना चाहिए। अब व्यू पोर्ट एक्टिवेट है ये मुझे कैसे पता चलेगा? जो जो भी व्यू पोर्ट मेरा एक्टिवेट होगा, उस व्यू पोर्ट के आउटर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें एक येलो बॉर्डर देखने मिलता है। ये कुछ इस टाइप का ये येलो बॉर्डर मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है कॉर्नर्स पे। सब कॉर्नर्स पे कुछ इस टाइप का बॉर्डर मुझे यहाँ पे देखने मिलेगा। सो देखो, इस टाइप से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला पर्टिकुलर व्यू पोर्ट क्या है, यहाँ पे एक्टिवेट है। इस टाइप से। अब जैसे यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट एक्टिवेट है, अगर मैं बाकी व्यू पोर्ट को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे एक्टिवेट करूंगा? जैसे मुझे टॉप व्यू पोर्ट को एक्टिवेट करना है, तो जस्ट सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपका कर्सर टॉप व्यू पोर्ट में लेके जाना है और लेफ्ट क्लिक। अब आपका टॉप व्यू पोर्ट एक्टिवेट हो गया। अब मैं बाकी व्यू पोर्ट्स में लेके अगर कर्सर लेके भी जाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट देखो सेलेक्ट होता है। जैसे मैं कर्सर उसके पास लेके जाऊंगा कि वो हल्का सा उसका येलो बॉर्डर आता है, जो उसे क्या करता है, यहाँ पे इस टाइप से दिखाता है कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होने वाला है या इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बाकी व्यू पोर्ट में लेके जाऊंगा तो कोई यहाँ पे मुझे फर्क नहीं देखने मिलेगा। जैसे अगर मुझे फ्रंट व्यू पोर्ट एक्टिवेट करना है, तो मैं इस व्यू पोर्ट में आके माउस के कर्सर से लेफ्ट क्लिक करूंगा, अब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेम हम सारे व्यू पोर्ट में ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा जो भी व्यू पोर्ट एक्टिवेट होगा उससे मुझे एनोटेशन मिल जाएगा, उसका येलो बॉर्डर, यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये पर्टिकुलर व्यू पोर्ट एक्टिवेट है। जैसे अभी फिलहाल मुझे इसी व्यू पोर्ट को लार्ज करना है, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है करने का एज अ बिगिनर लेवल पे, वो इस बटन से स्टार्ट होता है। हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, बस एक बार आके आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और हमारा ये वाला व्यू पोर्ट लार्ज हो गया। अब हम इस व्यू पोर्ट में चाहे जैसा वैसा वर्क कर सकते हैं। अब मुझे वापस से सारे व्यू पोर्ट चाहिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा? सारे व्यू पोर्ट वापस चाहने के अगेन इस बटन पे आपको क्लिक करना है, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक व्यू पोर्ट में जंप कर सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल के लिए मुझे फ्रंट व्यू पोर्ट को बड़ा करना है, तो मैं फ्रंट व्यू पोर्ट को इस टाइप से यहाँ से बड़ा करके देख सकता हूँ। ये सारी चीजें। अब मान लो कि हर बार मुझे यहाँ पे कर्सर लेके जाना है, फिर इधर कर्सर लाना है, फिर लेके जाना है, फिर लेके जाना है, तो इसमें कितना ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पे हम अभी समझेंगे हमारे सबसे फर्स्ट शॉर्टकट के बारे में, जो कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। जब भी आप मैक्स पे वर्क करोगे तो आप इन दो कीज पे सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले हो। तो जो हमारा फर्स्ट व्यू पोर्ट को जो लार्ज एंड शॉर्ट करने का जो यहाँ पे आएगा, व्यू पोर्ट को स्विचिंग बोल सकते हैं उसे, उसका जो शॉर्टकट कीज होगा, वो क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट शॉर्टकट की वो होता है हमारा Alt+W। Alt+W से हम कोई भी व्यू पोर्ट को लार्ज, और उसको मतलब इस व्यू पोर्ट को हम लार्ज करके देख सकते हैं, बाकी सारे व्यू पोर्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगेन हमारा मेथड क्या होगा, वो पर्टिकुलर व्यू पोर्ट हमारा एक्टिवेट होना चाहिए। सो जैसे अगर हम बात करें Alt+W, अब मुझे इस वाले बटन पे नहीं जाना है, इसका शॉर्टकट ही Alt+W होता है। और अगर बाय चांस आप भूल जाते हो एज अ बिगिनर फेज पे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपका कर्सर इस पे ला के इस आइकन पे लाना है, और एक खुद क्या बताएगा, उसका शॉर्टकट वहां पे बताएगा कि इस व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का शॉर्टकट क्या होगा, Alt+W। जैसे अब बस मैं कीबोर्ड से Alt+W दबाऊंगा, ये वाला व्यू पोर्ट लार्ज हो गया। अब मुझे फ्रंट व्यू पोर्ट करना है तो Alt+W, ये। फिर मुझे टॉप व्यू पोर्ट करना है Alt+W अगेन। लेकिन अब इस मेथड में भी मुझे दो बार की दबाना पड़ रहा है, कि मुझे जैसे पर्सपेक्टिव में जाना है तो Alt+W फिर होगा, मुझे वापस आना है तो Alt+W फिर इसमें। लेकिन अगर मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड बताऊं, कि अगर मैंने एक बार पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में चला गया, अब उसके बाद मुझे Alt+W दोबारा प्रेस करना ही नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्टली टॉप व्यू पोर्ट में भी मूव कर सकता हूँ, फ्रंट में भी मूव कर सकता हूँ, और मैं लेफ्ट व्यू पोर्ट में भी मूव कर सकता हूँ बिना Alt+W प्रेस किए।
तो कैसे? तो जैसे मान लो मुझे टॉप व्यू में जाना है, तो टॉप व्यू का शॉर्टकट होता है टी। जस्ट मैं यहाँ पे टी प्रेस करूंगा बिना अल्ट डब्ल्यू दबाए, और मैं टॉप व्यू पोर्ट में मूव हो गया, डायरेक्टली जंप कर दिया मैंने टॉप व्यू पोर्ट में। अगेन मुझे जाना है फ्रंट में, तो मैं एफ एफ की प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, और मैं फ्रंट व्यू पोर्ट में आ गया। अब यहाँ पे तो कोई यहाँ पे डिफरेंस हमें पता ही नहीं चल रहा है कि फ्रंट व्यू पोर्ट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं फ्रंट व्यू पोर्ट में हूँ? तो यहाँ पे भी हमारे पास दो एनोटेशंस होते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं इस व्यू क्यूब के ऊपर यहाँ पे फ्रंट व्यू पोर्ट लिखा आ जाएगा, यहाँ पे हमें एनोटेशन मिल जाएगा कि हम फ्रंट व्यू पोर्ट में हैं। सेकेंड, यहाँ पे जो हमारे ये होते हैं हमारे व्यू पोर्ट्स के टूल, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन से पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि मैं अभी फ्रंट व्यू पोर्ट में हूँ, तो हम जो पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में रहेंगे वहां से मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कि मैं कौन से व्यू पोर्ट के अंदर हूँ। यहाँ पे बाकी जो अदर ऑप्शंस होंगे उन्हें भी हम एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे आने वाले सेशंस के अंदर। अब जैसे मुझे फ्रंट हो गया, मुझे लेफ्ट में जाना है, तो मैं एल प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं क्या आ जाऊंगा, लेफ्ट के अंदर आ जाऊंगा। अगेन सेम दिख रहा है जैसा हमारा फ्रंट था, तो लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये लेफ्ट व्यू पोर्ट है? यहाँ से, इस टूल से और इस व्यू क्यूब के हेल्प से। अब मुझे वापस से पर्सपेक्टिव में जाना है, तो पर्सपेक्टिव के लिए शॉर्टकट क्या होता है? जो भी हमारे व्यू पोर्ट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वही क्या होता है, उनका शॉर्टकट की होता है। जैसे पर्सपेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, पी। तो मैं जस्ट मैं पी प्रेस करूंगा और मैं कहाँ पे आ गया, मेरे पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में। तो इनके शॉर्टकट की हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू के लिए शॉर्टकट की क्या हो गया, टी। सेम फ्रंट व्यू की बात करूँ अगर मैं, तो फ्रंट व्यू के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, एफ। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट व्यू के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा हमारा, एल। और सेम अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट्स की, तो पर्सपेक्टिव व्यू के लिए मुझे यहाँ पे शॉर्टकट क्या हो जाएगा, टी। अब इसके अलावा इसमें हमारे दो और होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट होता है उसके लिए ओ नहीं होता है, उसका शॉर्टकट होता है यू। और एक होता है हमारा कैमरा व्यू, जिसे हम कब एक्सेस कर सकते हैं, जब हमारा यहाँ पे कैमरा सेट होगा, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, सी होता है। तो ये हमारे सारे व्यू पोर्ट्स के अंदर जितने भी हमारे व्यूज यहाँ पे होते हैं मैनेज करने के लिए, उन सभी का ये शॉर्टकट की रहेगा। तो हर यहाँ पे अल्फाबेट का, ओ सॉरी, हर व्यू पोर्ट के जो हमारा फर्स्ट लेटर आता है वो उसका शॉर्टकट की होता है, एक्सेप्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए, ऑर्थोग्राफिक के लिए होता है यू। तो ये सारे हमारे यहाँ पे शॉर्टकट्स हो गए इस पूरे व्यू पोर्ट को एक्सेस करने के। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से शॉर्टकट हो गए व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का, जो कि हमारा था अल्ट डब्ल्यू। इसे हमें सारे व्यू पोर्ट्स वापिस देख सकते हैं। देन हमारा टी, एफ, एल, पी, ये हमारे बाकी अदर शॉर्टकट कीज यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखो, जब भी यहाँ पे हमारा पूरा व्यू पोर्ट का तो हो गया एक्सेस करना। इन व्यू पोर्ट को हम यहाँ पे अपन माउस से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और माउस के शॉर्टकट भी हम समझेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करने वाले रहेंगे या कोई प्रोजेक्ट पे हमें वर्क करना रहेगा, तो हम कैसे वर्क करते हैं? सबसे पहले मुझे उसका प्रॉपर स्केलिंग और उसके यूनिट्स मुझे पता होने चाहिए कि जो हमारा ड्राइंग है वो मिलीमीटर से है, या अगर हम बात करें किससे, वो मेट्रिक यूनिट में है, या हमारे जो डेसिमल यूनिट्स वगैरह आते हैं उसके अंदर है, इंपीरियल यूनिट्स के अंदर, आर्किटेक्चर यूनिट्स के अंदर, या हमारे कोई बेसिक रेंडमली यूनिट्स है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूनिट सेटअप करना होगा। तो जो हमारा बेसिक होगा, फर्स्टली हमारा क्या होता है, यूनिट सेटअप से हम सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, या हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला रहेगा, तो हम सबसे पहले वर्क क्या होगा, हमारा यूनिट सेटअप। अब देखो, यूनिट सेटअप भी हमारे दो होंगे, एक होगा मैट्रिक और एक होगा हमारा इंपीरियल। सो मैट्रिक हमारे जब जो लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट आते हैं वो होता है हमारे मैट्रिक यूनिट के लिए। लेकिन जब हमें एकदम स्मॉल और मीडियम स्केल पे वर्क करना होता है, तो वहाँ पे हमारे आर्किटेक्चर या इंपीरियल यूनिट्स हम सेट करते हैं। तो अगर उनकी हम बात करें, तो यहाँ पे हम यूनिट चेंज कैसे करेंगे, यूनिट सेटअप पता कैसे क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी मॉडलिंग करने के लिए मैक्स के अंदर, हम पहले करेंगे यूनिट सेटअप। फिलहाल इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट करता हूँ। अब यूनिट सेटअप कैसे होता है, उसके स्टेप्स कुछ इस टाइप से होंगे। हमें जाना है मेन्यू बार के अंदर, मेन्यू बार के अंदर हमें जाना है कस्टमाइज वाले ऑप्शन में। एंड कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर लास्ट से फोर्थ नंबर का ऑप्शन आता है यूनिट सेटअप। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यूनिट सेटअप करना है।
सो यूनिट सेटअप के अंदर अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो एक यहाँ पे मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ इस टाइप के ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। अगर आप जेनरिक यूनिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे यूनिट के पीछे कोई मेंशन नहीं होता है कि वो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंचेस है। यहाँ पे मुझे एनोटेशन नहीं मिलेगा, ओनली सिंपल एक नंबर्स मिलते हैं। क्योंकि सिंपल एक नंबर होंगे जिसमें कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस एक मतलब क्वांटिटी हम बोल सकते हैं ओनली नंबर्स में आती है और कुछ नहीं। लेकिन अगर हमें मैट्रिक यूनिट पे वर्क करना हो तो हम यहाँ पे मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम हमारा यूनिट सेटअप कुछ भी कर सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, कुछ भी। और अगर मुझे अब यहाँ पे मैंने यूनिट सेटअप कर दी, बस यहाँ पे अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पे मैंने यूनिट सेटअप कर दी, इतना आसान है, ये नहीं है। ये चीज़ें अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि ये डिस्प्ले यूनिट हुई है, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिस्टम का यूनिट है, जो मैक्स रीड करेगा, उसकी मेमोरी जो रीड करेगी, वो यूनिट अभी तक सेटअप नहीं हुई है। तो उसको हम कैसे सेटअप करेंगे? उसको सेटअप करने के लिए आपको सिस्टम यूनिट सेटअप को भी मैच करना होता है। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक और अलग डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने मेट्रिक क्या रखी है, सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो मेरा यूनिट विजिबल होगा वो इन सेंटीमीटर दिखाई देगा मेरे नंबर्स के पीछे। लेकिन जो उसका स्केलिंग है वो क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। यहाँ पे हमें ये सेट करना होता है। जैसे हमारे सबसे लोवेस्ट मतलब जो सबसे मिनिमम जो हमारा यूनिट आएगा इसके अंदर मिलीमीटर होता है, बेस टू स्केल। तो यहाँ पे जो मेरा 1 सेंटीमीटर होगा 1 मिलीमीटर के स्केल यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। जैसे इस पे मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे भी ओके करूंगा, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि मेरा यूनिट चेंज हो गया है इन सेंटीमीटर। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा यहाँ से मेरे ग्रिड ऑप्शन से। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरा ग्रिड क्या लिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये 1 सेंटीमीटर क्यों लिखा आ रहा है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो यहाँ पे हमें ये ग्रिड्स देखने मिल रहे हैं, मे भी यहाँ पे हमारे ये ग्रिड लाइंस यहाँ पे हमें देखने मिल रहे हैं, ये सारे जो हमारे ग्रिड्स है, ये इनका जो एक बॉक्स का साइज है वो है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। जैसे अगर मैं इस बात करूँ इस बॉक्स के अंदर इस ग्रिड की, पर्टिकुलर ग्रिड की, तो ये जो मेरा पर्टिकुलर ग्रिड होगा ना, ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। मतलब वो ऐसा कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर का, और ऐसा भी कितना, ये 1 सेंटीमीटर का ये बॉक्स होगा हमारा ये। अब यहाँ पे मेरा यूनिट सेटअप हो गया। लेकिन जब भी हम वर्क करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट होता है यहाँ पे बेसिकली जो हमारे लोकल में चलता है वो होता है हमारा इंचेस में और फीट में। तो हम कैसे चेंज करेंगे यूनिट सेटअप? सबसे पहले हमें मेन्यू बार के अंदर कस्टमाइज में जाना होगा। कस्टमाइज के अंदर हम किस में जाएंगे, यूनिट सेटअप ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें यूएस स्टैंडर्ड पे जाना होगा। एंड यूएस स्टैंडर्ड के अंदर हमें रखना है डेसिमल इंचेस। हम यहाँ पे फ्रैक्शनल नहीं रखेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल यूनिट्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है रीड करना, उसमें सारी चीज़ें फ्रैक्शनल के अंदर आती है। जैसे 7/1/3 ऐसे करके कुछ आएगा, तो उस पर हम वर्क नहीं करेंगे। हम डेसिमल इंचेस में वर्क करेंगे जिसमें हमारा पूरा जो यूनिट होगा जैसे 1.5 इंचेस ऐसा करके आएगा। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शनल की बात करता हूँ उसमें 1.5 नहीं आता है, उसमें आता है 1 and 1/2 करके लिखा आएगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है रीड करने में और थोड़ा अजीब भी दिखाई देता है वो। तो उस पर हम नहीं काम करेंगे, हम डेसिमल इंचेस पे काम करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल इंचेस सेट किया, कि अब उसके बाद मुझे मेरा सिस्टम को भी बताना पड़ेगा कि जो यहाँ पे मैं यूनिट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं इंचेस में यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे सिस्टम यूनिट सेटअप पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर, जो कि अभी हमने प्रीवियस यूनिट के लिए सेट किया था, उसको यहाँ से करना है हमें इंचेस के अंदर। अब यहाँ पे जो एनोटेशन आएगा एकदम परफेक्ट आएगा, 1 इंचेस इजिकल्स टू 1 इंचेस ही है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा डेसिमल इंचेस है और यहाँ पे भी मेरा इंचेस है। एंड ओके में करता हूँ एंड ओके क्लिक। तो यहाँ पे देखो मेरा ग्रेड लिखा आ रहा है 10 इंचेस, मतलब ये बाय डिफॉल्ट का था 10/10 का इसका होता है साइज। तो प्रीवियसली क्यों यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा आ रहा था, उसके पीछे रीजन ये था प्रीवियसली 1 सेंटीमीटर लिखाने का। देखो हमने यहाँ पे जो मेरा डिस्प्ले यूनिट रखा था वो रखा था इन सेंटीमीटर, लेकिन जो हमने सिस्टम को बताया था वो हमने क्या बताया था, मिलीमीटर। तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो जो हमारा ग्रिड था बाय डिफॉल्ट 10/10 का होता है, तो 10 मिलीमीटर यानी क्या बता रहा था डिस्प्ले यूनिट 1 सेंटीमीटर इसलिए। लेकिन अभी जो फिलहाल ये वाली कंडीशन है इसमें मैंने क्या रखा है, 1 इंचेस यूनिट को, और उसका जो यूनिट है डिस्प्ले वो भी मेरा क्या है 1 इंचेस। तो इसलिए इसको क्या बता रहा है वो 10 इंचेस। बाय डिफॉल्ट जो हमारा ग्रिड का साइज होता है वो 10/10 में होता है, जो यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई देगा। लेकिन अगर ये जो 10 होगा ना, ये 100 में भी शिफ्ट हो जाता है जब इसे हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे डिस्प्ले चेंज भी होगा।
तो जैसा यहाँ पे मेरा ग्रिड विजिबल होगा ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे ये चीजें दिखाई देती हैं। नॉर्मली मेरा 10 बाय 10 का ये ग्रिड का साइज होता है। अगर कई बार देखो गलती से अगर आप ये चीजें सेटअप करना भूल जाते हो, जो यहाँ का यूनिट है वहां से मैच नहीं हो रहा सिस्टम यूनिट से, तो यहाँ पे चीजें आपको दूसरी देखने मिल सकती है। जैसे अभी मैं इंचेस की जगह यहाँ पे सेंटीमीटर रख देता हूँ। तो अब एक सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं ना, उसका कन्वर्जन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 3.937। अगर मैं सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे फीट रखता हूँ, तो फीट के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये सारी चीजें। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कन्वर्जन भी ऑटोमेटिकली कर देता है आपका 3ds मैक्स। तो आपको अलग से कोई फाइल को कन्वर्ट नहीं करना है कि जैसे मेरे पास मीटर आ गया, जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि मैं मीटर में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे यूनिट सेटअप होगा वो मीटर में होगा, लेकिन जो मैं डिस्प्ले चाहता हूँ वो मेरा किस में हो, यहाँ पे इंचेस में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क होगा, इंचेस के अकॉर्डिंग, फीट के अकॉर्डिंग। उसको मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खुद से कन्वर्ट भी कर देता है सारी चीजें। तो ये सब कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है, कस्टमाइज यूनिट सेटअप, यूएस स्टैंडर्ड डेसिमल इंचेस। ये करने के बाद हमें सिस्टम यूनिट सेटअप पे क्लिक करना है और उसको इंचेस ही रखना है हमें, सबसे कम वाला, एंड ओके। तो ये हमारा फर्स्ट थिंग होता है जो यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ तक कोई चीज में डाउट हो तो हम पूछ सकते हो। ओके, तो ठीक है फिर ये अभी यहाँ तक हमारा हो गया है। यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या चीज़ सीख ली। अभी तक हमने समझ लिया हमारे पूरे 3ds मैक्स के व्यू पोर्ट को। इसके अंदर जितने भी हमारे टूल्स बार वगैरह कहाँ पे होते हैं मौजूद, ये सब कुछ हमने समझ लिया। पूरा व्यू पोर्ट हमने समझ लिया है। कोई भी व्यू पोर्ट के कोई भी टूल्स को या कोई भी रिबन को समझने में कोई दिक्कत हो, या उसको नहीं समझ में आया कि उसका यूज़ क्या है, तो आप पूछ सकते हो कि इसको कैसे करना है। अब इसमें हमारा देखो व्यू पोर्ट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, कि हम व्यू पोर्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं। क्योंकि जो हमारा पूरा वर्क फ्लो होगा, जब हम काम करेंगे, तो हमारा किस पर डिपेंड होता है, हमारा व्यू पोर्ट को एक्सेस हम किस टाइप से करते हैं। एज अ बिगिनर लेवल पे आप थोड़ा स्लो काम कर सकते हो, जैसे कि क्यों व्यू पोर्ट में जाना है, फिर आप टॉप में जाओगे, फिर यहाँ से करोगे। जब आपको शॉर्टकट याद नहीं होंगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। फिर इस व्यू पोर्ट को अब हम जूम करना चाहते हैं, तो जूम कैसे करते हैं। तो इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे माउस का मिडिल कर्सर, स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन को यूज करके हम इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जब हम आगे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, ये जूम इन, और बाहर की ओर करेंगे तो जूम आउट। अब देखो कई बार क्या होगा कि हम व्यू पोर्ट में खो जाते हैं। ये सब मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे व्यू पोर्ट में मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ। तो व्यू पोर्ट को एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जूम एक्सटेंड। तो जब भी हम हमारे व्यू पोर्ट में खो जाते हैं, तो उसे पूरा वापस जाने के लिए, ओरिजिन पे वापस आने के लिए हम क्या करेंगे। क्योंकि देखो अभी हमारा जो, हम ओरिजिन से कितना दूर है मुझे कैसे पता चलेगा, हमारे एक्सिस कांस्टेंट पे, यहाँ पे एक्सिस कोऑर्डिनेट से कि हम ओरिजिन से कितना दूर है। अभी हम एक्स में -519 इंचेस और वाई में 323 माइनस इंचेस के अंदर हम यहाँ पे क्या है, दूर है। अब उससे मुझे जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल वगैरह करूंगा तो चीजें चेंज होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल जेड की प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से, और हम वापस हमारे ओरिजिन पे आ जाएंगे इस टाइप से। यहाँ पे क्या हो गया, हम हमारे ओरिजिन पे वापस आ गए। जब भी हम व्यू पोर्ट में कहीं खो जाएंगे तो हमको क्या करना है, बस सिंपली जेड की प्रेस करना है। तो जूम आउट के लिए हम स्क्रॉल बटन का यूज करेंगे, जूम इन जूम आउट के लिए। अगर आप जेड की नहीं प्रेस करोगे तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, जूम को एक्सटेंड कर सकते हो। बस सिंपली आपको क्लिक करना है इस आइकन पे आके, और आप क्या कर सकते हो, अपने इसमें वापस आ सकते हो उसी पोजीशन पे जहाँ पे हम पहले थे, यानी हमारा ओरिजिन XYZ00 जहाँ पे हमारा होता है। तो यहाँ से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसका शॉर्टकट होता है जेड, जो कि आप बहुत बार यूज करोगे। जूम एक्सटेंड इसे हम बोलते हैं। देन फिलहाल यहाँ पे मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इससे मुझे थोड़ा सा मतलब इस साइड पे ऐसा मूव करना है। मतलब मुझे जाना कहाँ पे अभी मेरे व्यू पोर्ट के अंदर, मुझे ये बॉक्स के थोड़ा लेफ्ट में मूव करना है, या मुझे थोड़ा इसके राइट साइड में जाना है, या मतलब मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना हो, या मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना हो। तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पेन टूल।
तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे पेन टूल। तो पेन टूल का जो शॉर्टकट या यूज करना क्या होता है, जो हमारा माउस का मिडिल कर्सर होता है उसको आपको होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा कर्सर होगा वो चेंज हो जाएगा एक हैंड वाले आइकन के अंदर। अब उसे हमारे माउस से हम लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे, हम किसी भी डायरेक्शन में उसे इस टाइप से मूव कर सकते हैं। इसमें जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा का पूरा व्यू पोर्ट मूव हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं मूव हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक पूरा व्यू पोर्ट हम मूव कर रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पेन, जिसे हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। और उसी बटन पे क्लिक करना होता है उसको आपको ऑफ करने के लिए, या एस्केप की आपको प्रेस करना पड़ेगा फिर कमांड से बाहर आने के लिए। अब मुझे मान लो कि मैं व्यू पोर्ट को मतलब इस टाइप से लेफ्ट एंड राइट मूव तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पीछे से भी देखना है इस ऑब्जेक्ट को। मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मुझे यहाँ पे लुक अराउंड में इतना कर पा रहा हूँ, बस मैं इतना एरिया इसका देख पा रहा हूँ। लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है, मैं इस पार्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, मैं इसे देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा पीछे क्या है, इसके ऑब्जेक्ट के पीछे कुछ हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके पीछे बना देता हूँ। मैंने बना दिया, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है पीछे। तो उसे पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसे ऑर्बिट। ठीक है, सो ऑर्बिट यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका अगेन व्यू पोर्ट कंट्रोल्स में यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे इस पे बस क्लिक करना होगा, तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन के आ जाता है, जिसे हम कुछ इस टाइप से ऑर्बिट कर सकते हैं। ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन से आप इसे ऑर्बिट कर सकते हो। तो इस टाइप से हम पीछे वाले ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से। लेकिन क्या इसे मुझे यहीं से यूज करना पड़ेगा? नहीं, इसे हम यहाँ से नहीं यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है अल्ट एंड माउस का मिडिल कर्सर आप दबा के रखो, देन आप उसे अपने कर्सर के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। तो ऑर्बिट के लिए जो शॉर्टकट होगा उसे मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि बाकी से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट हमने जो देखा था वो था हमारा जूम एक्सटेंड, जिसका जो शॉर्टकट था वो था जेड की। एंड पेन के लिए अपने को क्या रखना है, स्क्रॉल बटन को, ठीक है, माउस स्क्रॉल को हमें क्या करना है, होल्ड करना है। और उसके बाद था हमारा ऑर्बिट। तो ऑर्बिट को हम कैसे करेंगे एक्सेस, उसको हम करेंगे अल्ट प्लस माउस मिडिल स्क्रॉल बटन। इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत काम की चीज है, क्योंकि हमें बहुत बार जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जूम इन जूम आउट हमारा किससे होगा, स्क्रॉल को बटन को आगे पीछे करने से होगा। पेन हम कैसे करेंगे, माउस के मिडिल कर्सर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, माउस के मिडिल स्क्रॉल बटन को होल्ड करके रखेंगे, तो हम पेन करेंगे। एंड ऑर्बिट हमारा क्या होगा, अल्ट प्लस माउस का मिडिल स्क्रॉल। तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें होंगी। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पे हमारे इस व्यू पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट पेन, जूम, ऑर्बिट वगैरह में? नो सर। सो ठीक है, तो यहाँ तक ये जो हमारा पूरा बेसिक था। ठीक है, व्यू पोर्ट्स को कैसे स्विच करना है, एक व्यू पोर्ट से दूसरे व्यू पोर्ट में हम कैसे जंप करेंगे, जूम एक्सटेंड पेन वगैरह, ये हमारा बेसिक होता है, जिसे हम मतलब यूज करते ही जाएंगे। हमारा जो यहाँ पे यूज होगा होते ही रहेगा इन सारे ऑब्जेक्ट्स का। अब मुझे ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करना है। यहाँ पे तो हमने व्यू पोर्ट को मूव करना सीख लिया, अब मुझे ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक पार्ट से सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाकी अदर कीज को भी समझ लेते हैं जो हमारे टूल बाक्स के अंदर आएंगे। तो ये हमारे अंडू रीडू वाले टूल्स होंगे। ठीक है, ये हमारे लिंक वाला टूल्स होगा, ये इसे हम बोलते हैं व्यू पोर्ट सिलेक्शंस के लिए। और अभी हम समझेंगे हमारे इन सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स को, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा यूज होंगे, फ्रिक्वेंटली जो यूज होते हैं, ये तीन टूल्स होंगे। तो इन तीनों टूल्स को हम समझते हैं क्या क्या ये टूल्स होते हैं सारी चीज़ें। तो अगर मैं बात करूं मेरे फर्स्ट टूल की, तो इसे हम बोलते हैं मूव टूल, इसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट एंड मूव टूल। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टूल की, तो इसे हम बोलते हैं रोटेट, ये हमारा रोटेट का टूल होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके जस्ट जो उसके बाजू में होगा साइड, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्केल टूल। तो इन तीनों टूल्स को हम समझेंगे कैसे यूज करते हैं। क्योंकि देखो, व्यू पोर्ट को तो हमने मूव करना सीख लिया, लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही मूव करना है, उसके किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे उसे प्लेस करना होगा, तो उसे हम कैसे प्लेस करेंगे, तो उसके लिए अभी हम इन तीन टूल का यूज करेंगे।
अब इन तीनों को हम समझते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे इन चीज़ों को भी हम समझेंगे थोड़ा धीरे धीरे एक एक करके। अब देखो हमारे पास ये अलग अलग कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स को यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। इस बॉक्स को यहाँ से रख के यहाँ पे मुझे इसे मूव करना है, तो मैं कैसे मूव कर सकता हूँ? तो इसके लिए हमारे पास होती है तीन ऑप्शन, सेलेक्ट एंड मूव, ठीक है। कई बार क्या होगा, आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट एंड मूव एक्टिवेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस बटन से हम क्या कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट करेंगे इस आइकन पे, तो यहाँ पे ये मेरा गिज्मो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे मुझे उसे एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो यहाँ पे मैं एक्स के पास अपना कर्सर लेके जाऊंगा इस गिज्मो में, और उसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में से एक्स एक्सिस में बस मूव कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा ओनली एक्स एक्सिस में ही मूव हो रहा है। एज अ बिगिनर लेवल पर अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आपने मैक्स को इंस्टॉल किया है, तो आपको कुछ इस टाइप की दिक्कत भी देखने मिल सकती है कि अगर आप इसे एक्स में मूव करें तो एक्स में ही मूव हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो आपके बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। उसका रीजन होता है कि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस आएंगे उसमें एक्सिस कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ ये ऑफ हो सकता है। तो जैसे मैं एक्स में मूव करना चाहूंगा तो जरूरी नहीं कि वो हर बार एक्स में ही मूव होगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है ऑब्जेक्ट को प्रॉपर मूव करने से लेके। तो यहाँ पे देखो कि हमारा जेड वगैरह सब कुछ इसमें मूव होगा, कंट्रोल जी से हम उसे अंडू कर सकते हैं। देन अगर मुझे वाई एक्सिस में मूव करना है तो मुझे कर्सर वाई पे ले जाना होगा और ये मेरा वाई डायरेक्शन में मूव होगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए? ठीक है, जैसे अभी मेरे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे वाई एक्सिस सेलेक्टेड है और मैं ट्राई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में मूव करने का, मैं कर्सर को इधर लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो लेफ्ट एंड राइट में आ ही नहीं रहा है, वो फ्रंट एंड बैक में ही जा रहा है। मैं जबकि मेरे कर्सर को लेफ्ट और राइट में मूव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो वाई एक्सिस है वो लॉक है, ओनली वाई एक्सिस में ही मूव कर सकता है। तो ये भी मुझे कैसे पता चलेगा? ये भी मुझे पता चलता है, जो भी मेरा पर्टिकुलर एक्सिस यहाँ पे इनेबल होता है वो मुझे यहाँ पे डिनोट में पता चल जाएगा कि वो येलो कलर के अंदर है। वो यहाँ पे क्या होगा, ये येलो दिखाई देगा, ये मतलब मेरा पर्टिकुलर ये वाला अभी डायरेक्शन एक्टिवेट है या लॉक है। अगर मैं बात करूँ जेड की, तो मुझे यहाँ पे बस जेड पे अपना कर्सर लेके जाना है, तो ये देखो ये हल्का सा येलो होता है जैसे इस पे कर्सर लेके जाऊंगा, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरा वाई एक्टिवेट है। जब तक आप उस पर जाके क्लिक नहीं करोगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। अब इसे ओनली मैं वाई एक्सिस में ही मूव कर सकता हूँ इस टाइप से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को इस टाइप से हम मूव कर सकते हैं। इस टाइप से हम पर्टिकुलर दो एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को यूज करके, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे मूव टूल का यूज करेंगे। अब जो मूव टूल होता है उसका शॉर्टकट होता है डब्लू। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करना हो गया, तो रोटेट के लिए जस्ट डब्ल्यू के यहाँ पे हमारे सेलेक्टेड मूव के बाजू में रोटेट होगा, जिसे हम यहाँ पे रोटेट करेंगे। अब जैसे मैंने रोटेट कमांड एक्टिवेट किया कि यहाँ पे जो मेरा गिज्मो होगा उसका यहाँ पे पूरा शेप चेंज हो गया है। जब मेरा सेलेक्ट बटन की ऑन होता है तो मेरा गिज्मो कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब बात आती है रोटेट की, तो रोटेट में जो गिज्मो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। अगेन इसमें मेरा अभी जेड एक्सिस एक्टिवेट है, ठीक है। तो एक्स के लिए क्या यूज होता है, हमेशा रेड लाइन, वाई हमेशा हमारा क्या होगा, ग्रीन के अंदर, और जेड हमेशा क्या होगा, हमारा ब्लू टोन के अंदर। तो अब यहाँ पे जो एक्सिस होगी वो ब्लू एक्सिस के अराउंड यहाँ पे रोटेट होगा ऑब्जेक्ट। मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, जेड क्या होता है मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा ना ऐसा रोटेट होगा जेड एक्सिस में। इनिशियल स्टेप में और जो हम बात करें बिगिनर लेवल पे, सबसे हार्ड और डिफिकल्ट हो जाता है रोटेशन समझना, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा अजीब समझ में आता है कि चलो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को ऐसा रोटेट करना है, तो स्टार्टिंग में लोग सोचते हैं कि मैं एक्स एक्सिस में रोटेट करूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। रोटेशन थोड़ा अलग होता है, फंडामेंट्स इसके। ये हमारे एक्स एक्सिस के अराउंड, अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, तो एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट होना मतलब इस एक्सिस से रोटेट होगा, क्योंकि हमारा होता है वर्टिकली, बेसिकली क्या होता है हमारा वर्टिकली रोटेशन होता है वो। लेकिन जब मुझे हॉरिजॉन्टली रोटेशन करना है तो उसके सेंटर से वो रोटेट कैसे होगा, इस टाइप से चीजें रोटेट होती है, तो वो जेड एक्सिस पे होता है। और जब मैं वाई की बात करता हूँ तो वाई में भी रोटेशन कुछ इस टाइप से होगा, लेकिन इसके अपोजिट फेस में 90 डिग्री के एंगल पे। जैसे अभी मुझे इस बॉक्स को रोटेट क्या करना है, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली, तो मुझे जेड एक्सिस पे रोटेट करना है। अब इस जेड एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता चलता है मेरे हमारे एक्सिस कांस्टेंट से। अगेन जो हमारे यहाँ पे ये आते हैं एक्सिस के, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आएगी।
यहाँ से मुझे सब कुछ पता चलेगा। अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 0। क्यों? क्योंकि कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे जेड पे रोटेट करूंगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बताएगा कि इस पर्टिकुलर एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट अभी रोटेट हो चुका है। वहां पे बताएगा। प्लस गिज्मो के अंदर हम देख सकते हैं कि जितना एरिया उसका रोटेट हुआ है उतना वहां पे पूरा ग्रीन, ओ सॉरी, ब्लू कलर का वहां पे क्या आ गया, हमारा हैच आ गया है। इतना पूरा शेड हो गया उतना एरिया, कि इतना एरिया इतना टोन हमने रोटेट कर लिया है। प्लस गिज्मो के ऊपर अगर हम देखते हैं, थोड़ा अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं गिज्मो के ऊपर, तो वहां पे आप देख सकते हो कि एक येलो पूरा बॉक्स बना रहा है। वहां पे एक्स वाई जेड तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी लिखे आएंगे कि वहां पे हमारा पर्टिकुलर कौन से एक्सिस में वो रोटेट हो रहा है। तो वहां से भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्ट किस एक्सिस में रोटेट हो रहा है। तो देखो वहां पे नंबर आ रहा है 147.148.03, जो कि यहाँ पे नीचे भी हमारे कॉन्स्टेंट में भी यही आ रहा है। अगर मुझे फिर इसे वाई पे मूव करना है तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस अभी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, कलर से स्टार्टिंग में कलर ही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। कलर से मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा एक्सिस एक्टिवेट है। अगर कई बार आप कलर भूल जाते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा गिज्मो भी आता है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से एक्सिस का क्या कलर होता है। तो यहाँ से अभी ये एक्स में मूव हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में उसके पिवट से मूव होता है हमेशा। इधर से वाई एक्सिस में रोटेट इस टाइप से। तो इसे हम पर्टिकुलर कोई भी एंगल कोई भी डायरेक्शन में इसे हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की, जो कि हमारा होगा स्केल। स्केल किस काम में आता है? हमारे ऑब्जेक्ट का साइज को चेंज करने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मुझे थोड़ा स्मॉल करना है, बिना डायमेंशन में कोई छेड़छाड़ किए। तो इसे यहाँ पे स्केल से मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप से स्मॉल कर सकता हूँ। उसे मुझे थोड़ा लार्ज करना है मैक्सिमम, तो इसे हम मैक्सिमम भी कर सकते हैं इस टाइप से। और मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसे क्या करना है, पर्टिकुलर एक्सिस में उसे क्या करना है, मुझे स्केल अप करना है। जैसे मुझे ओनली उसके लेंथ स्केल करनी है, तो इस टाइप से मैं लेंथ स्केल कर सकता हूँ, ओनली लेंथ स्केल होगी। अगर मुझे सिर्फ उसकी विथ को स्केल करना है तो मैं विथ को कर सकता हूँ। और अगर मुझे ओनली उसके हाइट में ही छेड़छाड़ करना है तो मैं उसकी ओनली हाइट को ही यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता हूँ। तो स्केल से हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्केल होगा इस टाइप से। पर्टिकुलर एक हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एक्सिस के अंदर। लेकिन जब हमें पूरा इक्वली उसको करना है, हर मतलब हर डायरेक्शन में इक्वली क्या होना चाहिए, वो स्केल होना चाहिए। तो हम हमारे कर्सर को हमेशा क्या लेके जाएंगे, सेंटर में, इस गिज्मो के इस पिवट के हम सेंटर में लेके जाएंगे, और वहां से हम होल्ड करके उसे आउटर साइड में खींचेंगे तो बड़ा होगा, और इन साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। तो इस टाइप से हम इसे स्केल वगैरह भी यहाँ पे हम कर सकते हैं सारी चीजें। अब इनके शॉर्टकट्स क्या होते हैं? इनके शॉर्टकट सबसे काम के शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट में सभी ऑप्शंस को डिसेबल करना है तो इसका शॉर्टकट होगा क्यू। मतलब ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये ना मूव हो सकता है, ना रोटेट हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और ये बहुत काम की चीज होती है। आपको क्यू कब दबाना होता है, जब हम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं और बाय मिस्टेक मेरा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होकर क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। अब मुझे बाद में पता चलता है जब मैं कोई चीजें उसमें चेंज कर देता हूँ। अब मैं उसमें फिर अंडू करूंगा, कंट्रोल जी दबाऊंगा, तो मेरा वो ऑब्जेक्ट तो वापस अपनी जगह पे आएगा, लेकिन जो मैंने मॉडिफिकेशन किया था वो भी तो अंडू हो जाएगा। तो उन चीजों से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यू। इसमें बस मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। इसमें मेरा गिज्मो क्या हो गया, डिसेबल्ड। ना इसे मैं मूव कर सकता हूँ ना रोटेट कर सकता हूँ। तो इसका शॉर्टकट होता है क्यू। अब मुझे बस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है डब्ल्यू। और ये सारे शॉर्टकट आपके कीबोर्ड में एक साथ ही होते हैं। डब्ल्यू से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेलेक्ट एंड मूव कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, जहां से मैं मेरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कर सकता हूँ इस टाइप से। अब मुझे रोटेशन करना है, तो जस्ट जैसे कि यहाँ पे आइकन यहाँ पे प्लेस किए गए उसके अकॉर्डिंग इनके शॉर्टकट की भी कंप्यूटर में हमारे कीबोर्ड के अंदर है। तो अगर इसके लिए डब्ल्यू होता है शॉर्टकट की, तो जो हमारा रोटेशन होगा उसके लिए भी शॉर्टकट की क्या होगा, डब्ल्यू के बाजू वाला की क्या होगा, ई। एंड सेम स्केल के लिए जो हमारा डब्ल्यू के बाजू वाला की मतलब आर। तो हमारे सारे बटन एक साथ ही होते हैं, और जो सेलेक्ट होता है उसके लिए जो शॉर्टकट की असाइन हुए हैं वो है क्यू। तो ये हमारे कीबोर्ड की फर्स्ट रो के अंदर ही होते हैं सारे कीज। ठीक है, अगर मुझे रोटेशन करना है तो मैं ई प्रेस करूंगा, तो जो मेरा यहाँ पे होगा रोटेशन एक्टिवेट हो गया। स्केल करना है तो मैं आर प्रेस करूंगा, और मुझे तीनों ही कमांड ऑफ करने हैं, डिसेबल करने हैं, तो मैं क्यू प्रेस करूंगा। ठीक है, क्यू, सेलेक्ट एंड मूव डब्ल्यू, रोटेशन के लिए ई, एंड स्केल के लिए आर। तो ये हमारे शॉर्टकट होते हैं, और ये हमारे बेसिक हमारे टूल्स होते हैं जिसे हम बार बार यूज करेंगे इन सभी टूल्स को। सो यहाँ तक अब तक हमने बहुत सारे शॉर्टकट समझ लिए हैं। और मैक्स में हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हमारा कोई पर्टिकुलर चीज एक्टिवेट होती है मैक्स के अंदर, तो ऐसे ब्लू बॉक्स के अंदर या उसका एक्स का एक्टिवेशन साइन होता है कि वो थोड़ा ब्लू दिखाई देता है।
जैसे यहाँ पे अभी मेरे कितने सारे टूल्स एक्टिवेट है, जैसे मेरा स्केल वाला एक्टिवेट है तो ब्लू हो गया। यहाँ पे मेरा एक्सिस कांस्टेंट एक्टिवेट है, पर्टिकुलर एक्सिस में ही क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, तो यहाँ पे ब्लू में आ गए, वो एक्टिवेटेड दिखा रहे हैं। यहाँ पे फ्रीज अनफ्रीज ये एक्टिवेट है, स्नैप वगैरह के है ये, क्योंकि चीजें हम आने वाले सेशंस में समझेंगे स्नैप वगैरह क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें होती है हमारे बेसिक। तो हमारा पूरा बेसिक ऑफ 3D मैक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने पूरा व्यू पोर्ट क्या होता है ये हमने समझ लिया, हमारे व्यू पोर्ट्स के कंट्रोल कैसे करना है, व्यू पोर्ट्स के कंट्रोल के टूल्स क्या होंगे, उनकी शॉर्टकट की वगैरह क्या होगी, वो सारी चीजें भी हमने यहाँ पे समझ ली है। व्यू क्यूब वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में समझ लिया है। ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करना है, ठीक है, वो चीजें भी हमने समझ ली है। अब यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो उसको टाइप करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम मूव होंगे हमारे कमांड पैनल पे, क्योंकि यहाँ तक लगभग हमारा जो बेसिक ऑफ मैक्स होता है, जो एक बिगिनर लेवल पे आना चाहिए, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, अब हमारा इस वाले पार्ट से स्टार्ट होगा, जो कि हमारा होगा कंट्रोल पैनल। अब हमारा जो पूरा वर्क होगा, हम थोड़ा जाएंगे एडवांस पार्ट की ओर मूव करेंगे धीरे धीरे, जहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना अब सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट सीखेंगे, जो हमारे बेसिक शेप्स होते हैं, जिसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, और हम कैसे बनाएंगे वो चीजें हम सीखेंगे। तो कमांड पैनल के अंदर अगर हम बात करें, तो कमांड पैनल के अंदर हमारा जो फर्स्ट बटन होता है वो होता है क्रिएट का। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। जस्ट उसके नीचे भी ढेर सारे ऑप्शन है, तो उसके अंदर हम जाएंगे पहले जियोमेट्री के अंदर। अब जियोमेट्री के अंदर भी ढेर सारे ऑप्शन आएंगे। उसके बाद उसमें हम जाएंगे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। एंड स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मेरे पास इतने सारे ये ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन्हें हम बना सकते हैं। तो अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं वो चीजें हम समझेंगे, ठीक है, आज के इस सेशन में। सो देखो, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे ना, ये हमारे 2 से 3 क्लिक में बनेंगे सारे ऑब्जेक्ट। ये सारे हमारे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स होंगे, जो हमारे ओनली 2 से 3 क्लिक्स के अंदर बन जाएंगे। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे अगर हम आए तो सबसे पहले हम क्या आएंगे, क्रिएट पैनल, ठीक है, जो हमारा प्लस का आइकन आएगा, ये होता है हमारा क्रिएट पैनल। अब क्रिएट पैनल के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। उसमें हम सबसे पहले समझेंगे जियोमेट्री। अब जियोमेट्री के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इतने सारे ऑप्शंस, लेकिन ये सारे ही मतलब यूज नहीं करते हम, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूँ मिक्स टूल्स है इसमें। एक है हमारे जो हमारे होंगे आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और एक होंगे हमारे वीएफएक्स से रिलेटेड, जो कि हम गेमिंग वगैरह बनाने के लिए वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारी फील्ड से रिलेट करते हैं उनको यहाँ पे हम समझेंगे, बाकी तो हमारे काम के नहीं, क्योंकि हमें वीएफएक्स वगैरह पे नहीं करना है काम अभी। तो इसमें हम सीखेंगे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, ठीक है। फर्स्ट ये हमारे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद उसमें हम सीखेंगे डोर्स, देन हम सीखेंगे विंडोज, देन हमारे एईसी एक्सटेंडेड्स, देन स्टेयर्स, देन उसके बाद वाले ये मैंने इंस्टॉल किए हुए, जो कि आपको मे भी ना दिखने मिले आपके 3ds मैक्स के अंदर। उसके बाद स्टेयर्स के बाद हम सीखेंगे वी रे। और उसके बाद ये सारे जो ऑप्शंस होंगे, एलेम्बिक, फ्लूट्स, एर्नोल्ड, ये सबके बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो कि हमारे अगेन ये वीएफएक्स से रिलेट करते हैं, क्योंकि उसे हम नहीं सीखने वाले हैं। तो ये सारे बेसिक हम सीखेंगे, इन सारे टूल्स को हम कैसे यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के साथ। अब स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। हमारे पास है बॉक्स, कॉन, स्पेयर, जियो स्पेयर, ये सारी चीजें। अब इनको हम समझते हैं कैसे बनते हैं, सारे हमारे 2 से 3 क्लिक्स में बनेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे व्यू पोर्ट को लार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि ओनली मुझे अभी पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट का ही नीड है, बाकी व्यू पोर्ट्स का मुझे कोई नीड नहीं है। और मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब हम किसी पर्टिकुलर एक व्यू पोर्ट में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो मेरे सारे व्यू पोर्ट में भी क्रिएट होते जाएगा। जैसे बॉक्स यहाँ पे मैं बनाता हूँ, बस आपको बना के बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, मेरे सारे व्यू पोर्ट में वो बन रहा है। तो चलो हम यहाँ पे बॉक्स बनाना सीखते हैं। तो जैसे मैं बॉक्स बनाना है मुझे है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट पैनल के अंदर, कमांड पैनल के अंदर, क्रिएट पैनल के अंदर, जियोमेट्री के अंदर, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, उसके अंदर बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया, कि यहाँ पे मेरा बॉक्स अभी एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे अभी मैं बॉक्स बना सकता हूँ। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं बॉक्स बनाने से पहले, जो कि बहुत काम की है। फर्स्ट यहाँ पे मुझे बॉक्स का नाम और उसका कलर पता चल जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट मेरा बनेगा उसका कलर यहाँ पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएशन मेथड, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। देन उसके बाद हम समझेंगे कीबोर्ड एंट्री, और उसके बाद हमारे होंगे पैरामीटर्स।
ये सारे जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताया टूल्स पैनल हमारे, ये सारे हमारे सभी के अंदर कॉमन होंगे, सभी में सेम होंगे। तो अगर हमने किसी एक में समझ लिया तो सभी में हमने समझ लिया, वही बात हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग तो बहुत ईजी है, यहाँ पे मेरा जो बॉक्स होगा उसका नाम लिखाएगा। बाय डिफॉल्ट 3ds मैक्स उसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता है, जैसे बॉक्स बनाऊंगा तो बॉक्स 001। फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा तो बॉक्स 002, या अगर उसका मैं कॉपी भी करता हूँ तो उसका भी उसका नाम उसी अकॉर्डिंग सेट करेगा। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका कलर है, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। क्रिएशन मेथड दो होती है हमारे पास बॉक्स को बनाने के लिए, क्यूब एंड बॉक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो भी हम अभी थोड़ी देर से समझेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा कीबोर्ड एंट्री, जो कि बहुत काम की चीज है, जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। एंड यहाँ से हमें जो भी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी मैं बॉक्स बनाऊंगा उसका यहाँ पे साइज आ जाएगा, लेंथ विथ हाइट सब कुछ। एंड सेम यहाँ पे उसके सेगमेंट वगैरह। और ये जो नीचे के दो पार्ट होंगे ये हमारे रिलेट करेंगे जब हम इस पे रेंडर इंजन पे जाएंगे, उससे रिलेटेड होते ही है। जो हम मैप वगैरह अप्लाई करेंगे टेक्सचर, उससे रिलेटेड होगा, तो इसका भी हमें कोई नीड नहीं है अगले सेशंस तक, तो कोई नीड नहीं फिलहाल। जब हम वीरे और बाकी कोई अदर रेंडर इंजन हम सीखेंगे वहां पे इनका हमें नीड पड़ता है। तो चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बॉक्स कैसे बनता है। ठीक है, तो बॉक्स हमारा कैसे बनेगा। सो देखो, बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, बॉक्स कमांड एक्टिवेट किया, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करोगे उसके बाद होल्ड करके रखना है, रिलीज नहीं करना है हमें बटन को, जब तक कि उसमें हम एक लेंथ और एक विथ डिसाइड ना कर ले। जैसे मैं पर्टिकुलर ये लेंथ पे जा रहा हूँ, तो अगर अभी आप देखोगे पैरामीटर्स वाले पार्ट के अंदर, पैरामीटर वाले सेक्शन में, जो कि हमारे कमांड पैनल के अंदर है राइट हैंड साइड पे, वहां पे ओनली लेंथ और विथ में ही चीजें चेंज हो रही है। अभी ये हम क्या लेंथ डिसाइड कर रहे हैं, क्या विथ डिसाइड कर रहे हैं। हाइट में कोई चेंज नहीं है, एकदम फ्लैट सरफेस है। ठीक है, तो उसका ये बाय डिफॉल्ट 0.001 लेता है ये मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमने एक लेंथ और एक विथ हमने डिसाइड कर ली कि यहाँ तक मुझे लेंथ और विथ चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इतना। देन जैसे हमने लेंथ और विथ डिसाइड कर लिया कि उसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक को रिलीज करना है। अब उसके बाद आपके माउस को ऊपर नीचे आपको मूव करना है बस हाइट के लिए। अगर आप नीचे जाओगे तो माइनस में आपकी हाइट आएगी, एंड अगर ऊपर हम जाते हैं हमारे ग्रिड से तो हमारी जो हाइट आएगी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर कोई भी एक हाइट यहाँ पे देनी है, एंड यहाँ पे आप अभी भी ऑर्बिट और पेन टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। एंड जैसे आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इतने हाइट का बॉक्स चाहिए, आपकी हाइट डिसाइड हो जाती है कि आप बस अपने लेफ्ट क्लिक बटन को यहाँ पे दबा देना है, और यहाँ पे आपका बॉक्स बन गया। लेकिन आपका बॉक्स कमांड अभी भी एक्टिवेट है, अगर आप गलती से कहीं पे भी क्लिक कर देते हो तो आपका एक और बॉक्स बन जाएगा, जो कि नहीं करना है मुझे। तो ये मुझे ऑफ कैसे करना है कमांड को, क्योंकि देखो अभी भी बॉक्स एक्टिवेट है कमांड। तो जैसे ही आपका काम हो जाए, आपने जैसे बॉक्स बना लिया, तो बॉक्स कमांड को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, इसको डीएक्टिवेट कैसे करना है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फिर भी डीएक्टिवेट नहीं होगा। इसका सबसे इजीएस्ट शॉर्टकट की होता है हमारे हाथ के अंदर ही, जो कि हमारा होगा माउस का राइट क्लिक बटन। अगर आप माउस का राइट क्लिक बटन यूज नहीं करते हो तो आप एस्केप की दबा सकते हो, या आपको माउस का राइट क्लिक करना है। मैक्स का कोई भी कमांड ऑफ करने का यूनिवर्सल जो की होगा वो होगा आपका एस्केप या माउस का राइट क्लिक। बस जस्ट माउस का राइट क्लिक कर दो आपके, वो हमारी कमांड क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स बन गया। अभी जो हमारा बॉक्स है इस टाइप से हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया। अब मान लो कि मुझे बॉक्स में कुछ चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे हम इन दो पैनल को साथ में समझेंगे। पहला तो हमारा कौन सा हो गया, क्रिएट पैनल, और उसके बाजू वाला पैनल होता है हमारा मॉडिफाई पैनल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाई टैब। तो इसमें हम जो भी चीजें बनाएंगे उसमें हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो भी करना हो, कोई भी मॉडिफिकेशन हो, किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन हो, सारा हमारा इधर ही होगा। ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन। तो अब मुझे मान लो इस बॉक्स में चेंजेस करने हैं। ठीक है, मुझे बॉक्स का हाइट बढ़ाना है या मुझे बॉक्स की लेंथ कम करनी है। अब यहाँ पे बस दो ऑप्शन होते हैं कि यहाँ पे मैं स्केल से कम कर दूं, लेकिन स्केल से मैं क्यों कम करूंगा, मुझे तो पूरा प्रॉपर वर्क करना है। ठीक है, एज ए मुझे पूरा डायमेंशन में वर्क करना है। ठीक है, तो अब मैं स्केल क्यों यूज नहीं कर रहा, उसका रीजन भी ये होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्केल से इसे छोटा भी कर देता हूँ, तो इसके जो डायमेंशन होंगे ना वो चेंज नहीं होने वाले, डायमेंशन उतने ही रहेंगे। लेकिन अब मेरा बॉक्स तो हो गया छोटा, लेकिन जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो डायमेंशन इसका एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए हम स्केल कभी भी यूज नहीं करेंगे डायमेंशन को प्रॉपरली चेंज करने के लिए। हम हमेशा मॉडिफाई टैब में जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या गए, मैंने ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट किया, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए जिसपे भी मॉडिफिकेशन करना है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट डी सेलेक्ट है और मैं मॉडिफाई टैब में गया तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सब कुछ ब्लैंक होगा। तो मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मुझे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे अभी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड बॉक्स।
तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, यहाँ पे मुझे पता चलेगा मेरा बॉक्स, ठीक है, उसका नेम, बॉक्स का कलर, और यहाँ पे उसके पैरामीटर्स, जिसे हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं बॉक्स का नाम रख सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकता हूँ, जैसे मैं नाम रख दिया Object 1 0 0 1। अब जैसे मैं कर्सर इस पे लेके जाऊंगा तो इसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होता है, ठीक है, Object 0 0 1 लिखाएगा। इस बॉक्स पे क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर मुझे अच्छा लग रहा है उस कलर का मैं यहाँ पे बॉक्स रख सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं ग्रे कर देता हूँ, इस टाइप से। यहाँ से अगर उसका मुझे लेंथ, पर्टिकुलर एक लेंथ सेट करना है, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, उसका साइज है 25 इंचेस बाय 50 इंचेस बाय 25 इंचेस, कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर हाइट, विथ, लेंथ, सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल गया है। इसे हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए ये चीजें यूज होती है। देन अब उसके बाद है नेक्स्ट थिंग, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट हमारे होते हैं स्मूथनेस के लिए, ठीक है, सेगमेंट हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा स्मूथनेस के लिए हम उसे यूज करेंगे। स्मूथिंग वगैरह कैसे करना है, सारी चीजें। तो जो हमारे सेगमेंट आएंगे वो स्मूथनेस के लिए यूज होंगे। जितने ज्यादा सेगमेंट होगा उतना अच्छा हमारा ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं सेगमेंट इंक्रीज कर रहा हूँ लेकिन मुझे मेरे ऑब्जेक्ट में कोई चेंज देखने नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे मेरा शेडिंग है उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी बाय डिफॉल्ट मेरा शेडिंग ऑन है, डिफॉल्ट शेडिंग। तो यहाँ पे जो हम कॉमनली और सबसे ज्यादा यूज करते हो हमारे होते हैं दो शेडिंग्स। एक होता है हमारा एज फेसेस, एक होता है हमारा वायर फ्रेम। तो एज फेसेस के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है हमारा F4 की, जो कि हमारी फंक्शंस की होती है, वो होता है हमारा शॉर्टकट एज फेसेस के लिए। और जो वायर फ्रेम होता है उसके लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है हमारा F3। अब इन दोनों बटन्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एज फेसेस और वायर फ्रेम को यूज कर सकते हैं। लेकिन वायर फ्रेम में ओनली हमारे क्या दिखाई देते हैं, वायर फ्रेम में ओनली हमें विजिबल्स होंगे एजेस। ओके, वहां पे हमारा कोई सॉलिड नहीं होगा, और यहाँ पे हमारे एजेस प्लस सॉलिड चीज यहाँ पे दिखाई देगी। तो जैसे अगर मैं वायर फ्रेम में जाता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं वायर फ्रेम में हूँ, दो चीजें मुझे पता चलेगी, इसकी विजिबिलिटी चेंज होगी, प्लस यहाँ से मुझे एनोटेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे जो मेरा शेडिंग है वो अभी कौन सा पर्टिकुलर शेडिंग एक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी डिफॉल्ट शेडिंग है, मैं F3 प्रेस करूंगा तो अभी मेरा वायर फ्रेम एक्टिवेट हो गया, और वायर फ्रेम में मैं अब देख सकता हूँ कि मेरा बॉक्स थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, इस टाइप से। लेकिन ये हमारा कब काम में आता है, ये हमारे जब काम में आता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्पेयर वगैरह, और वो मेरा क्या है, वो बॉक्स के अंदर में से प्लेस कर देता हूँ। लेकिन अब मुझे वो वापस से सिलेक्ट करना है तो उसे मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ उस ऑब्जेक्ट को, क्यों? क्योंकि वो मेरा बॉक्स के अंदर है। तो उसे सेलेक्ट करने के लिए हम वायर फ्रेम का यूज करते हैं। जब हमारे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे इनसाइड वगैरह होते हैं, उन कंडीशन के लिए हम वायर फ्रेम यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट होगा हमारा F3। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ ओनली सेगमेंट देखने हैं, उस टाइप से नहीं जाना है, तो मैं F4 प्रेस करूंगा, इसे हम बोलते हैं एज फेसेस। एज फेसेस में हम देख सकते हैं हमारे सेगमेंट, जैसे मेरा लेंथ सेगमेंट में जितना यहाँ पे बढ़ाऊंगा लेंथ डायरेक्शन हमारा उतने पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे अभी मेरे 7 सेगमेंट है तो यहाँ पे हमारे 8 पार्ट के अंदर क्या हो गया, लेंथ डिवाइड हो गया। सेम विथ को भी हम यहाँ पे इसी टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, और सेम हम हाइट के अंदर भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो हमारे पर्टिकुलर एक यहाँ पे मैश सा तैयार होगा जो कि हमारे मॉडिफिकेशन में बहुत काम में आएगा। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है, जब हमारा मॉडिफिकेशन आएगा, इनका क्या यूज होता है वो हमारे आने वाले सेशंस के अंदर। अब बॉक्स के अंदर और सारी डिटेल में है, जैसे हमारा फर्स्ट हो गया बॉक्स मेथड, क्यूब मेथड, इसमें हम डिफरेंस समझ लेते हैं। बॉक्स मेथड में जो हमारा बॉक्स बनेगा वो हमारा कोई भी एक रैंडम साइज, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग तीनों साइज एक दूसरे से क्या होगी, पूरी तरह से डिफरेंट होगी। लेकिन जब हम क्यूब मेथड की बात करते हैं तो क्यूब में मैं जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो क्यूब की तरह होगा, मतलब उसके लेंथ, विथ और हाइट तीनों फिक्स होंगी, इस टाइप से। वो हमारा बॉक्स एज अ क्यूब बनेगा, उसमें तीनों जो डायमेंशन होंगे वो सिमिलर रहेंगे, इस टाइप से। और ये हमारा एक ही क्लिक में बनता है, और ये हमारे दो क्लिक में बनता है। तो इसमें डिफरेंस होगा आपका व्यू और क्यूब और हमारे बॉक्स के अंदर। प्लस आपका जो मैक्स होता है वो आपकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसे याद रखता है, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है, अपने आप में स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हम जो भी प्रीवियस वैल्यू देंगे हमारे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लेंथ सेगमेंट देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्यूब। तो देखो मेरा प्रीवियसली क्यूब सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्यूब क्रिएट हो गया। लेकिन अगर मैं बॉक्स भी बनाता हूँ ना तो बॉक्स में भी बाय डिफॉल्ट मेरे अभी 4 सेगमेंट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियसली वही वैल्यू सेट की हुई है। तो इसमें चीजें हैं जो प्रीवियसली वैल्यूज होती है वो मैक्स रिमेंबर रखता है। अब बात करते हैं कीबोर्ड एंट्री की। तो कीबोर्ड एंट्री बहुत काम का है। जैसे मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर
साइज का मुझे यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करना है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। जैसे ये वाली पोजीशन मेरी क्या हो गई, 0 0 एक्सिस पे, ठीक है। इधर मेरा वाई है, इधर मेरा क्या है यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो मुझे पता है कि मुझे एक्स में 10 इंचेस पे और वाई में भी मुझे 10 इंचेस पे क्या करना है, एक बॉक्स क्रिएट करना है, उसका पोजीशन है। लेकिन जेड मेरा 0 है। तो मेरा जो बॉक्स है यहाँ पे बनना चाहिए डायरेक्टली बिना प्लेसमेंट किए, मुझे वापस उसे प्लेस नहीं करना है। मेरा बॉक्स का साइज है, बॉक्स का साइज हम ले लेते हैं 15 बाय 15 बाय 30 का बॉक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। इस साइज का मुझे बॉक्स यहाँ पे बनाना है, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली आके प्लेस हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक्स में जाऊंगा, यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा 10 इंचेस। अब मुझे डायरेक्टली नेक्स्ट वाले टैब में जाना है, तो मैं डायरेक्टली टैब की प्रेस करूंगा। 10 10। देन जेड में मुझे कुछ नहीं जाना है, ठीक है। देन अगेन 10। लेंथ मेरा 15 है, विथ मेरा 15 है, हाइट मेरा 30 है। और उसके बाद बस मुझे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है, तो मेरा डायरेक्टली वहाँ पे इस साइज का बॉक्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बिना कुछ किए। अब सेम अगेन इस कमांड से हम बाहर आएंगे। अब मुझे मान लो कि मुझे जो नेक्स्ट वो बनाना है मेरा बॉक्स, वो इसके जस्ट बाजू में हो या इसके ऊपर हो। तो मैं यहाँ पे जेड एक्सिस दे दूंगा 30 इंचेस, और यहाँ पे जो हाइट होगा मैं उसे रख दूंगा 20 इंचेस। एंड मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा, तो जो मेरा नेक्स्ट बॉक्स होगा जस्ट इसके ऊपर बन जाएगा। तो ये होता है मेरा कीबोर्ड एंट्री का यूज, जो कि मैं बाकी सारे इसमें यूज कर सकता हूँ, एक्सिस वगैरह सारी चीजें। तो ये सब कुछ हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं हमारे कीबोर्ड एंट्री वाले पार्ट से। अब सेम हमारे जो सारे ऑब्जेक्ट होंगे वो भी कुछ इसी टाइप से क्रिएट होंगे। तो आप इन्हें खुद अपने हिसाब से ट्राई करके देखना, जैसे मैंने बॉक्स का बताया वैसे हमारा कौन होगा, सेम वही चीजें आएगी इसमें, एज, सेंटर, कीबोर्ड एंट्री, पैरामीटर, सारी चीजें। तो इसको हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, कि कौन के अंदर हम क्या क्या चीजें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कौन के अंदर जो बाकी अदर जो पैरामीटर्स आएंगे वो किस काम के लिए होते हैं, सेम स्पेयर वगैरह। ये सारे हम अगले सेशंस में अब समझेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई चीज़ अगर रिपीट करना हो तो सब आप पूछ सकते हो। एंड लास्ट थिंग जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आज हमने क्या क्या शॉर्टकट समझे। तो हमारा जो फर्स्ट शॉर्टकट था वो मेरा था Alt W। देन उसके बाद हमने Z। फिर उसके बाद हमने Alt प्लस माउस का मिडिल स्क्रॉल बटन हमने सीखा। उसके बाद हमने देखे टॉप व्यू के लिए, फ्रंट व्यू के लिए। देन हमने देखा लेफ्ट व्यू के लिए। देन हमने देखा पर्सपेक्टिव व्यू के लिए शॉर्टकट। उसके बाद हमारे पेन वगैरह के शॉर्टकट थे। देन Q W। देन उसके बाद E N हमारे R। ये शॉर्टकट वगैरह हो गए, ये सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट थे ये हमने आज सीख लिए। Alt W से हम व्यू पोर्ट को स्विच करते हैं, Z से हम क्या करते हैं, हमारे व्यू पोर्ट को एक्सटेंड करेंगे। कोई अगर हम किसी व्यू पोर्ट में खो जाते हैं तो वापस आएंगे। Alt स्क्रॉल से मैं क्या करूंगा, ऑर्बिट करूंगा और स्क्रॉल बटन को होल्ड करके पैन करेंगे। किसी पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में स्विच करना है तो TFL, जो हमारा पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में जाना है उसका फर्स्ट लेटर। एंड Q से हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, W से मूव, E से रोटेट और R से स्केल। और बाकी जो हमारे एक्स्ट्रा चीजें होंगी हम आने वाले सेशंस में धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो आज के सेशंस के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।